ध्यान देना इस चीज के ऊपर। जैसे कोई नंबर गिवन है 10110, ये नंबर गिवन है, इट इज बाइनरी नंबर एंड यू हैव टू कन्वर्ट इन ग्रे कोड। आपको इसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल लॉजिक है कन्वर्ट करने का, लेकिन ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। 10110, जब हम बाइनरी से ग्रे कोड में कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी से ग्रे कोड में कन्वर्ट करते हैं, तो कन्वर्जन के लिए सबसे पहले हमें एक्सऑर गेट की ट्रुथ टेबल याद होनी चाहिए। एक्सऑर गेट की ट्रुथ टेबल क्या बोलती है? 00, 01, 10 एंड 11। व्हाट इज द आउटपुट? सेम इनपुट पे आउटपुट 0 है, डिफरेंट पे 1 है। ये हमारी एक्सऑर गेट की ट्रुथ टेबल होती है, जो लॉजिक गेट में मैं आपको बता चुका हूँ। सेम इनपुट पे आउटपुट 0 होता है, मतलब दोनों इनपुट अगर सेम है तो आउटपुट 0 है, दोनों डिफरेंस है तो आउटपुट 1 है। क्लियर है? अब हमें इसी टेबल का यूज करके बाइनरी से ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इस वाले नंबर को लेंगे और सबसे नीचे एज इट इज कॉपी कर लेंगे। क्या लिखा था यहाँ पर? 1, तो नीचे क्या आ जाएगा? 1। फिर नेक्स्ट वाला जो भी इसका नेबर है, नेक्स्ट वाला नंबर जो भी है, उन दोनों के बीच में एक्सऑर गेट लगाएंगे। ये सिंबल किसका होता है? एक्सऑर गेट का सिंबल होता है। इसको हम ए एक्सऑर बी ऐसे भी लिख सकते हैं, सर्किल के अंदर प्लस, दिस इज द सिंबल ऑफ एक्सऑर गेट। ये हमारा एक्सऑर गेट का सिंबल है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में एक्सऑर गेट लगाया। एक्सऑर गेट लगाएंगे तो आंसर क्या मिलेगा? बताओ जल्दी, क्या आंसर आएगा? 1। ये दोनों इनपुट डिफरेंट है ना? डिफरेंट है, तो डिफरेंट में क्या मिलता है? 1 मिलता है। हमारा आंसर बना गया। फिर अगेन नेक्स्ट वाले इन दोनों के बीच में लगाया एक्सऑर गेट। दोनों इनपुट सेम है डिफरेंट? डिफरेंट, डिफरेंट है, 1 आ गया। फिर नेक्स्ट के बीच में लगाया, दोनों इनपुट सेम? 0। फिर इनके बीच में लगाया, डिफरेंट, 1। दिस इज ग्रे कोड, दिस इज ग्रे कोड। ये अपना आंसर हो गया ग्रे कोड में। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। 11100001। इस नंबर को कन्वर्ट करना है बाइनरी टू ग्रे। इस नंबर को कन्वर्ट करना है बाइनरी टू ग्रे। बाइनरी से ग्रे में हमें इस नंबर को कन्वर्ट करना है। तो हमने नंबर नोट किया, पहला वाला नंबर एज इट इज 1। फिर इन दोनों के बीच में एक्सऑर गेट लगाया। क्या आंसर आएगा? जल्दी बोलो, फास्ट रिप्लाई करो। क्या आंसर आएगा? 0। 0। वेरी गुड। अब क्या आएगा? 0। वेरी गुड। देन 1। देन 0। ओके, देन 0। देन 1। दिस इज अवर ग्रे कोड। कर लोगे या और एग्जांपल बताऊं? नो सर। कर लोगे? सफिशिएंट? यस सर। ओके, नेक्स्ट अब करते हैं ग्रे टू बाइनरी। ग्रे टू बाइनरी, ओके। ग्रे कोड से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन ले लेता हूं। इसका बाइनरी का आंसर पहले ही पता है, ये बाइनरी है, क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। 11101, ये मैंने क्वेश्चन ले लिया। 11101, ये मैंने क्वेश्चन ले लिया। दिस इज ग्रे कोड। तो इसका बाइनरी निकालना है। वैसे बाइनरी हम पीछे निकाल चुके हैं, बाइनरी से ग्रे कोड कन्वर्ट किया तो क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा। देखो, जब हम ग्रे से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, जब हम ग्रे से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कुछ नंबर को, मतलब जिस प्रकार उसमें लिखते थे सेम उसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। माइनर सा डिफरेंस है, फर्स्ट वाली डेज तो सेम आएगी। उसमें क्या करते थे हम, इन दोनों के बीच में एक्सओ लगाते थे। इसमें इन दोनों के बीच में एक्सओ नहीं लगेगा, इन दोनों के बीच में एक्सओ नहीं लगेगा। इसमें एक्सओ लगेगा, जो भी आंसर आया है उससे नेक्स्ट वाले के बीच में एक्सओर गेट लगेगा, फिर उसका आंसर यहाँ लिखा जाएगा। समझ में आई क्या बोला मैंने? क्लियर? इट इज क्लियर? जो भी हमारा आंसर आया है उसके नेक्स्ट वाले के साथ एक्सओर गेट लगेगा। आंसर क्या आया हमारे पास? 1।
नेक्स्ट वाला क्या था 1, इन दोनों के बीच में एक्सऑर गेट लगेगा, वो आंसर उसके नीचे लिखा जाएगा। एक्सऑर गेट, दोनों इनपुट 1 है, आउटपुट क्या आएगा 0। इसके बीच में एक्सऑर गेट लगाया, आंसर क्या आएगा 1 1। इनके बीच में एक्सऑर लगाया, आंसर क्या आया 1। इनके 1 बीच में एक्सऑर लगाया, आंसर क्या आया 0। तो 0 आंसर आया 1 0 1 1 0। दिस इज बाइनरी। और अगर हम प्रीवियस स्लाइड में जाएं तो हमारा यही क्वेश्चन था 1 0 1 1 0। इट इज क्लियर? यस सर है ना? क्लियर हो गया कैसे निकालते हैं? ठीक है। जो यस प्रीवियस क्वेश्चन लिया था सेकंड वाला, उसी का निकाल लेते हैं फिर से। तो हमारा क्वेश्चन क्या था 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1। ओके, तो 1 0 0 1 0 0 1, इसका आंसर भी हमें पता है, हम निकालते हैं। फर्स्ट नंबर एज इट इज, इन दोनों के बीच में एक्सओर लगाया 1, इन दोनों के बीच में लगाया 1, इन दोनों के बीच में लगाया 0, इन दोनों के बीच में लगाया 0, इन दोनों के बीच में लगाया 0, इनके बीच में लगाया 1। तो आंसर आ गया 1 1 1 0 0 1। क्वेश्चन यही था 1 1 1 0 0 1। क्लियर? यस सर कोई डाउट हो तो पूछो, कोई डाउट हो तो पूछो। नो डाउट? एनी डाउट? नो नो ओके सर ओके, दिस इज अवर ग्रेड 2 बाइनरी कोड। देखने में बहुत ही सिंपल है, लेकिन एग्जाम में जब हम करने बैठते हैं अगर बिना प्रैक्टिस के, तो हम ये भूल जाते हैं कि एक्सओर कहाँ से लगाना है। एक्सओर ऊपर वाले के साथ लगाना है कि नीचे वाले के साथ लगाना है। तो डी के अंदर माइनर माइनर कंसेप्ट हैं, और वो कंसेप्ट दिमाग से निकल जाते हैं जब तक हम रेगुलर उनकी स्टडी ना करें। बाकी देखने में वो सिंपल होता है। क्लियर है ना? देखने में सिंपल होता है, लेकिन जब बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ मिल जाते हैं तो एग्जाम में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है अगर हमने प्रैक्टिस कम की हो तो। उसके बाद है एक्सिस 3 कोड। एक्सिस 3, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सिस 3? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सिस 3? एक्सिस 3 का मीनिंग क्या है, बता सकते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सिस 3? एक्सिस 3 का मीनिंग क्या है? बाइनरी ऐड करना है सब्सट्रैक्शन कोड सब्ट्रैक्शन कोड। एक्सेस का मतलब क्या होता है? अधिकता, ज्यादा। एक्सेस में नहीं पढ़ा, हम नहीं कहते एक्सेस में पढ़ा है, हमारे पास कोई भी सामान पड़ा है, एक्सेस में पढ़ा है। जैसे हम खाने पीने की बात कर रहे हैं तो एक्सेस में गेहूं पड़ा है हमारे घर पे, या एक्सेस में दालें पड़ी हैं, है ना? या मेरे पास मान लो 2 3 मोबाइल फोन है, मुझे एक की रिक्वायरमेंट है, एक्सेस में पड़े हैं मेरे पास 2 फोन। तो एक्सेस का मतलब ज्यादा, है ना? तो एक्सेस 3 कोड मतलब कितना एक्सेस? 3। तो एक्सेस 3 कोड वो कोड होता है जहां पर हम उसकी वैल्यू में +3 ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सेस 3 कोड। जैसे नंबर हमारे पास है BCD में, हमने बाइनरी में लिखी मान लो सपोज 0 0 0 0, तो इसका एक्सेस 3 कोड क्या होगा 0 + 3। तो आंसर क्या मिलेगा 3। इसका एक्सेस 3 कोड क्या होगा 3 0 का, है ना? 1 का कोड क्या हो जाएगा +3, मतलब 4 हो गया, यही हो जाएगा ना 4। 1 का कोड हो जाएगा 4, 0 में 3 ऐड किया तो 3, 1 में 3 ऐड किया तो 4, 2 में 3 ऐड किया तो 5, 3 में 3 ऐड किया 6, 4 में 3 ऐड किया 7। समझ में आया ना? एक्सेस 3, जो भी हमारे पास वैल्यू है उसमें +3 ऐड कर दें, दैट इज कॉल्ड एक्सेस 3 कोड। 0 का 3, 1 का 4, 2 का 5, 3 का 6, 9 का 12। समझ में आ रहा है ना? जो भी नंबर है उसमें 3 ऐड कर दो, दैट इज कॉल्ड एक्सेस 3 कोड। क्लियर है? इट इज क्लियर? एनी डाउट? मेरे हिसाब से डाउट होना नहीं चाहिए इसमें, सिंपली कोड था, है ना? तो मैं कोड बता रहा हूँ, एक बार PPT से आपको बताता हूँ, कुछ कोड बता रहा हूँ।
कॉम्प्लीमेंट कल बता ही दिए थे मैंने आपको, कन्वर्जन बता ही दिए थे। ओके, कोड्स, ठीक है, कोड्स। वेट, सबसे पहला है वेटेड कोड। वेटेड कोड क्या होते हैं? द वेटेड कोड आर दोज कोड दैट ओबे द पोजीशन वेटिंग प्रिंसिपल। मैंने आपको पहले बताया था कि जिस वेट का वेटेड कोड, अपना जो मैंने टेबल बनाई थी, दैट इज कॉल्ड वेटेड कोड। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर उस पोजीशन का वेट के साथ ऐड हो रहा था, दैट इज कॉल्ड वेटेड कोड। जैसे 0 0 तो यहाँ पर 0 में हम क्या लिख रहे थे? 0 का कोड क्या था अपने पास? 0 0 0 0 0 0 0 0। तो यहाँ पर वेट क्या लिखा है? 8 4 2 1। क्या लिखा हुआ है ऊपर? 8 4 2 1 लिखा हुआ है ना? 8 4 2 1 लिखा हुआ है ना अपने पास? लिखा है ना? ये Yes, लिखा sir. है ना 8 4 2 1 लिखे हुए है ना, ये 8 4 2 1 है ना? तो यहाँ पर 0 का कोड निकालना है। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। मैंने आपको बताया था सारे ही 0 है, तो कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट तो 0 ही आना है। 1 का क्या निकालोगे? तो 1 का कोड निकालना है। तो 2 की पावर 0 क्या होता है? 1। तो यहाँ से 1 मिल गया। या हम ये भी समझ सकते हैं कि 8 4 2 1 में हम 1 कहाँ से मिल गया? सीधा यहीं से मिल गया। तो हमने यहाँ 1 लिख दिया, हमने यहाँ पर 1 लिख दिया, हमने यहाँ इसके नीचे 1 लिख दिया। तो 2 चाहिए तो 2 के नीचे 1 लिख दिया। 3 चाहिए तो 2 प्लस 1 मिलके 3 हो गए। 4 चाहिए तो 4 के नीचे 1 लिख दिया। 5 चाहिए तो 4 प्लस 1 5 हो गया। 6 चाहिए तो 4 प्लस 2 हो गया। 7 चाहिए तो 4 प्लस 2 प्लस 1 हो गया। 8 चाहिए तो यहाँ से मिल गया। 9 चाहिए तो 8 प्लस 1 हो गया, मिल गया। डेट इज कॉल्ड वेटेड कोड। कि पर्टिकुलर उस पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, डेट इज कॉल्ड 8421। डेट इज कॉल्ड 8421 कोड। इसको हम 8421 कोड बोलते हैं। तो 2 की पावर 0 का मतलब 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4 एंड 2 की पावर 3 का मतलब 8। इट इज कॉल्ड वेटेड कोड। क्लियर? क्लियर है? कोई डाउट इसमें? किसी को डाउट बेटा? जल्दी पूछो, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट है नेक्स्ट है अपने पास 2421 कोड। 2421 कोड, 2421 कोड लाइक एज ए वेटेड कोड की तरह ही होता है, एज ए वेटेड कोड की तरह ही होता है। ठीक है, तो उसकी टेबल निकालता हूं मैं आपको, डायरेक्ट टेबल से क्लियर करते हैं। ये लिखा हुआ है अपने पास डेसिमल नंबर, ठीक है, 0 से लेकर 9 तक। ये उनका BCD कोड लिखा हुआ है, 8421 कोड। 2421 कैसे निकालेंगे? 0 में 0 ही आना है। 1 का कैसे मिलेगा? केवल 1 से मिल जाएगा। 2 का कैसे मिलेगा? 2 से मिल जाएगा। 3 का 2 प्लस 1 से मिल जाएगा। 4 का 4 से मिल जाएगा, मिल जाएगा। और 4 का आप ये भी ले सकते थे, 2 प्लस 2 4 2 1 में 4 से ले सकते थे और इनसे भी ले सकते थे 2 प्लस 2। ऐसा हमने इसलिए नहीं किया, जो वैल्यू हमें डायरेक्ट मिल रही है उसका डायरेक्ट लेते हैं और सबसे पहले इस साइड से वैल्यू को लेते हुए चलते हैं। जब तक हम इस पोजीशन में पहुंचे ही नहीं है तब तक हम इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे, इसलिए डायरेक्ट लिया है 4 यहाँ पर। ठीक है, 5 का कैसे लोगे? अब नेक्स्ट 2 पे जाएंगे, 2 प्लस 2 प्लस 1 5। 6 का 2 प्लस 4, 7 का 2 प्लस 4 प्लस 1, 8 का 2 प्लस 4 प्लस 2, 9 का 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। दैट इज कॉल्ड अवर वेटेड कोड, 2421 कोड। क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है इस वाले कोड में? नेक्स्ट है एक्सेस 3 कोड। एक्सेस 3 कोड मैंने पहले ही बताया था, 0 में 3 ऐड कर दो 3, 1 में 3 ऐड कर दिया 4, 5 6 7 8 9 10 11 12। दैट इज अवर एक्सेस 3 कोड। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेस 3 कोड बोलते हैं। ठीक है,
इसको हम एक्सेस 3 कोड बोलते हैं। ठीक है, ग्रे कोड हो गया अपना। एक्सेस 3 बीसीडी कोड, मतलब बीसीडी कहाँ से कहाँ तक लाइक करता है, 0 से लेकर 9 तक, तो उसका एक्सेस 3 कोड लिखना था। तो 0 का 3 सारा वही है जो मैंने अभी प्रीवियस बताया है ना, सेम ही अपना। तो हमारे कुछ डिफरेंट टाइप्स के कोड थे। अब हम पढ़ते हैं डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम किसी ने पढ़ी है कभी? आइडिया है डी मॉर्गन थ्योरम क्या होती है? डी मॉर्गन थ्योरम क्या होती है? when two or more two variable are add or combined and we take complement, अगर दो या दो से वेरिएबल आर कंबाइंड हो रहे हैं, मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हो या ऐड हो रहे हो, और उन सबका हमने कॉम्प्लीमेंट ले रखा हो, then it is then the multiplication is converted to the addition and addition is converted to the multiplication and we get the individual complement। उसके बाद हम उसका इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, डेट इज कॉल्ड डी मॉर्गन थ्योरम। ठीक है, जैसे हमने दो वेरिएबल लिए ए और बी, हमने यहाँ पर दो वेरिएबल लिए ए और बी। ठीक है, हमने यहाँ पर दो वेरिएबल ले लिए ए और बी। अब जो हमारे ए और बी दो वेरिएबल हैं, इन वेरिएबल के अंदर हमने क्या लिया कि एडिशन हो रहा है, इन वेरिएबल में एडिशन हो रहा है। ठीक है, और पूरे पे कॉम्प्लीमेंट लगाए। तो डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहती है कि एडिशन को कन्वर्ट कर दो मल्टीप्लिकेशन में और पूरे की जगह इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट लगा दो। तो ए प्लस बी का होल बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, इसको हम बोलते हैं ए बार प्लस बी बार। ठीक है, या फिर दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में हो रहे हों और उनके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा है, तब वो एडिशन में चला जाएगा और इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, लाइक ए डॉट बी बार इक्वल टू ए बार डॉट बी बार। अगर दो से ज्यादा वेरिएबल होते, लाइक तीन वेरिएबल होते, ए प्लस बी प्लस सी का होल बार, तो आंसर क्या था? ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार एंड ए डॉट बी डॉट सी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। ओके, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा कहलाता कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हमारा प्रूविंग है डी मॉर्गन थ्योरम का, प्रूविंग ऑफ डी मॉर्गन थ्योरम की, डी मॉर्गन थ्योरम की प्रूविंग। विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। समझ में आ रही है टेबल? ट्रुथ टेबल या एक्सप्लेन करूं? ट्रुथ टेबल समझ में आ रही है, एक्सप्लेन करूं? बहुत ही सिंपल ट्रुथ टेबल है, कुछ नहीं करा। जैसे डी मॉर्गन थ्योरम क्या कह रही थी हमारी, ए डॉट बी का बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, तो हमने ए ले लिया, बी ले लिया, ए डॉट बी लिख लिया, ए डॉट बी का बार लिख लिया। ठीक है, 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1, इसका कॉम्प्लीमेंट तो 1 1 1 0 हो गया। ठीक है, 1 1 0 हो गया। yes sir। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने इनपुट दिए हैं यहाँ पर 0 0, तो आउटपुट क्या आएगा? 1 1 आएगा, है ना। अब हम देख लेते हैं ये वाली टेबल, ये टेबल यहाँ बनाई है, ये वाली टेबल यहाँ बनाई है। ठीक है, ये दोनों मैच करनी चाहिए। हमने इनपुट ले लिया ए बी, ए बार बी बार, ए बी लिया, तो ए का बार क्या होगा? 1, इसका बार 1, इसका बार 0, इसका बार 0। नेक्स्ट 0 का बार 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0। फिर ए बार प्लस बी बार, इन दोनों का एडिशन 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1 0। तो ये दोनों सेम आ रही है कि नहीं आ रही है? अपनी आ रही है।
तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा इसके बराबर है, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। दिस इज द प्रूफ ऑफ डी मॉर्गन्स थ्योरम। ठीक है, सिमिलरली जो दूसरी डी मॉर्गन थ्योरम थी हम उसको भी प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल की मदद से। कुछ लॉ हैं बूलियन के, जब हम बूलियन के क्वेश्चन करेंगे तो ये लॉ, ये प्रॉपर्टी हमारी काम में आएगी। कल हम क्लास में बूलियन के क्वेश्चन करेंगे, है ना। और मैं इसकी पीडीएफ आपको 1-2 दिन में सेंड कर दूंगा, जो भी सारे टॉपिक अपन ने पढ़े हैं, तो फिर आप उससे भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे कुछ लॉ हैं बूलियन के, देख लीजिए। अगर किसी भी वेरिएबल में हम 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है आंसर? 0 ही आएगा। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरिएबल ही मिलेगा। x इंटू एक्स, बूलियन में x कहलाता है, x स्क्वायर नहीं होता बूलियन में, कभी भी स्क्वायर नहीं आता, बूलियन में नहीं आता, है ना। x प्लस एक्स 2x नहीं होता, नॉर्मल x होता है बूलियन के अंदर। तो बूलियन के अंदर कभी भी रिपीटेशन नहीं होता, सिंगल वर्ड ही आता है कभी भी, है ना। बूलियन के अंदर कभी भी रिपीटेशन नहीं होता, सिंगल वर्ड आता है बूलियन के अंदर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर नहीं होगा, उसके यहाँ एक्स मिलेगा। ठीक है, एक्स डॉट एक्स बार 0 आएगा। कैसे 0 आएगा पता है ना, जैसे एक्स की 2 वैल्यू होंगी, इधर 0 और 1। अब मैंने दूसरी वैल्यू ले ली एक्स बार क्या होगा? 0 का 1, 1 का 0। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 0 ही मिलना है, इसलिए ये लिखा हुआ है एक्स डॉट एक्स बार इक्वल टू 0। समझ में आया कैसे लिखा हुआ है? क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट है x प्लस 0 इक्वल टू एक्स, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1। ये कैसे हुआ x प्लस 1 इक्वल टू 1? देखिए, x प्लस 1 इक्वल टू 1 कैसे हुआ? जब भी कोई भी बूलियन के अंदर प्रूव करने के लिए उसकी 2 वैल्यू एज्यूम करना, इधर 0 और 1, दोनों से आंसर निकालना, कॉमन आंसर जो आएगा डेट इज योर फाइनल आंसर। तो हमने x की वैल्यू एक बार 0 ली, एक बार 1 ली, दोनों में 1 ऐड किया, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1, दोनों ही कंडीशन में आंसर 1 आ रहा है। That is why it is called x plus 1 equal to 1। इसलिए हम x plus 1 को 1 बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी बूलियन की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट है अपना x प्लस एक्स इक्वल टू एक्स। मैंने पहले बता दिया 2x नहीं होता बूलियन में, नॉर्मल एक ही वेरिएबल आता है। x प्लस एक्स बार इक्वल टू 1, x प्लस एक्स बार इक्वल टू 1, ये कैसे आया? देखिए, अभी बताता हूँ। x प्लस एक्स बार इक्वल टू 1, x प्लस एक्स बार इक्वल टू 1। x की वैल्यू एक बार 0 ली, एक बार 1 ली, x बार की वैल्यू कितनी जाएगी? 0 की 1, 1 की 0, दोनों को ऐड करो, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1, दोनों कंडीशन में 1 आ रहा है, इसलिए x प्लस एक्स बार को हम 1 कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद में रखना। और ये भी इंपॉर्टेंट है, x प्लस 1 इक्वल टू 1। ठीक है, फिर डबल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू नॉर्मल वैल्यू। कैसे? x डबल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू x, x की वैल्यू को हमने 0 माना, एक बार कॉम्प्लीमेंट करा 1, इसका एक और बार कॉम्प्लीमेंट करा 1 का 0, तो सेम वैल्यू रिपीट हो गई। 1 लेके चले, कॉम्प्लीमेंट किया 0, फिर कॉम्प्लीमेंट किया 1, सेम वैल्यू रिपीट आ गई। इसलिए हम x डबल बार इक्वल टू हम क्या बोलते हैं? 1 बोलते हैं। ठीक है, x डबल बार इक्वल टू x बोलते हैं। नेक्स्ट है अपना कुछ फंक्शन है x इंटू वाई इक्वल टू वाई इंटू एक्स। मतलब दो नंबर को हम a इंटू बी करें या b इंटू ए करें, बात एक ही है। जैसे 2 इंटू 5 करें या 5 इंटू 2 करो, आंसर रिजल्ट एक ही आना है। दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स, तो हमारा वाई प्लस एक्स हो जाएगा।
नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का क्या होता है, जैसे हमारे पास दो से ज्यादा वेरिएबल हैं तो हम किसी भी वेरिएबल को पहले ऐड कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फाइनल आंसर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 2 + 3 + 5 है तो पहले हम 2 + 3 करें या 5 + 3 करें, आंसर एक ही आना है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल। तो उसका एग्जाम्पल ले लिया हमने, एक मिनट रुकना। ठीक है, जैसे x + y × z = xy × z। नेक्स्ट है x + y + z, x + y + z। कोई अंतर आएगा क्या? नहीं आएगा, इसको बोलते हैं हम लोग एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया x का अंदर, तो xy + xz, इनमें भी आपस का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आंसर आ गया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंस थ्योरम। कॉन्सिक्वेंस थ्योरम थोड़ा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये वाली और ये वाली, है ना। x + x बार × y = x + y। अगर कोई वेरिएबल है और उसका कॉम्प्लीमेंट दूसरे के साथ ऐड हो रहा है तो ये दोनों वेरिएबल आपस में ऐड हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंस थ्योरम। ठीक है, सेम इसका अपोजिट है, अगर कोई कॉम्प्लीमेंट वैल्यू है और उसकी मल्टीप्लाई के साथ दूसरी वैल्यू ऐड हो रही है तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंस लॉ। सेम यहाँ चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है डी मॉर्गन थ्योरम। तो डी मॉर्गन थ्योरम अभी हमने पढ़ी है, तो वो हमारी डी मॉर्गन थ्योरम है। ठीक है, यहाँ पर किसी को दिक्कत है, किसी को आगे बढ़ू, आगे बढ़ू? अरे आगे यस बताओ सर। बेटा, कोई प्रॉब्लम किसी यस को सर। क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब मैं एक न्यूमेरिकल ले रहा हूँ बुलियन का। ठीक है, बुलियन के न्यूमेरिकल को अपन सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं। चलिए, a + b.c बार + d.a.b बार का होल बार। सॉल्व दिस प्रॉब्लम। बूलियन के अंदर क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं? बूलियन के अंदर क्वेश्चन इस प्रकार आते हैं, या तो हमें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है या प्रूव करना है। ठीक है, तो ये सॉल्व करने का क्वेश्चन है। क्या बोल देता है कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इस कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो बूलियन के अंदर कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन गिवन हो तो सबसे पहले हमें देखना है कि कॉम्प्लीमेंट कहाँ लगा है। कॉम्प्लीमेंट अगर पूरे पे लगा है तो यहाँ पर डी मॉर्गन थ्योरम लगेगी, डी मॉर्गन थ्योरम लगेगी। तो इस क्वेश्चन को पहले मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिए, ये तीनों एक साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ब्रैकेट लगा लिए, यहाँ मल्टीप्लाई ऐड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डी मॉर्गन थ्योरम लगाऊंगा तो उससे पहले मैंने इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, तो ये क्या कहलाएगा, x बार डॉट y बार, क्योंकि यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, ये हो जाएगा। अब व्हाट इज द x वैल्यू ऑफ x, a + b.c बार का होल बार डॉट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, d.a.b का बार के ऊपर होल बार। अब डी मॉर्गन एक यहाँ पर लगेगी, डी मॉर्गन यहाँ लगेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर डी मॉर्गन लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, a बार डॉट प्लस का डॉट हो जाएगा, यहाँ बचेगा b.c के ऊपर बार, यहाँ पर डी मॉर्गन लगेगी तो क्या हो जाएगा, d बार प्लस a.b का बार उसके ऊपर होल बार। ठीक है, अब यहाँ पर डी मॉर्गन थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, a बार डॉट b बार प्लस c डॉट d बार प्लस, यहाँ पर डी मॉर्गन लगेगी तो a प्लस b, बार से बार कैंसिल, तो a बार प्लस b आ जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर बार से बार कैंसिल हो गया तो यहाँ c आ गया था। ठीक है, अब a बार का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, a बार डॉट b बार प्लस a बार c प्लस d बार प्लस a बार प्लस b। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? थोड़ा सा मैं इसमें इधर ही समझा देता हूँ क्योंकि नेक्स्ट पेज पे आपको क्लियर नहीं होगा, नेक्स्ट पेज पे क्लियर नहीं होगा।
अब देखिए यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी लग रही है क्या अपनी, प्रॉपर्टी कोई लग रही है क्या अपनी यहाँ पर, तो अगर मैं इन दोनों में ए बार कॉमन ले सकता हूँ ना, ले लू, ए बार कॉमन ले लू इन दोनों में, अंदर क्या बचेगा, बी बार प्लस 1 प्लस ए बार सी प्लस डी बार प्लस बी, ये बचेगा। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी 1 प्लस एक्स इक्वल टू क्या होता है एक्स, तो एक्स 1 प्लस एक्स बार भी क्या आएगा 1, पढ़ी थी अपन ने प्रॉपर्टी थोड़ी देर पहले, क्या स्लाइड दिखाऊं, जल्दी बोलो, फास्ट रिप्लाई करो। ए बार डॉट 1 ए बार सी प्लस डी बार प्लस बी, अगेन इन दोनों में ए बार कॉमन आ रहा है, ले लिया, अंदर क्या बचा 1 प्लस सी प्लस डी बार प्लस बी, 1 प्लस सी क्या हो गया 1 हो गया, तो ए बार प्लस डी बार प्लस बी, दिस इज अवर फाइनल आंसर। अब इसके बाद कुछ भी डिड्यूस नहीं हो रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, दैट इज अवर सॉल्यूशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन, जो भी बूलियन एक्सप्रेशन गिवन है उसका ये सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन इस प्रकार आता है, सॉल्व दिस क्वेश्चन, मिनिमाइज दिस क्वेश्चन, कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन या प्रूव दैट दिस क्वेश्चन। तो ये कॉम्प्लीमेंट बूलियन अलजेब्रा के क्वेश्चन तीन चार तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे। क्लियर, किसी को कोई डाउट है तो बताओ।